हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इंटरमीडिएट के 12th चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। व्हाट इज सॉलिड? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण का मतलब होता है अणु परमाणु या आयन। ये अणु परमाणु या आयन एक दूसरे के साथ प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा जालक में एक साथ निविड संकलित रहते हैं, यानी क्लोज पैकिंग कम्पैक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के कारण जुड़ा होने के कारण यह अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं, यानी हिल डुल नहीं सकते, सिर्फ कंपन कर सकते हैं। इसलिए यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। तो देखते हैं ठोसों की कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं ठोसों की? लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं ठोसों की विशेषताओं के बारे में। ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, पहली विशेषता। दूसरा, इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं। जैसे पहले बता दिए हैं कि अणु परमाणु आयन एक दूसरे के अत्यंत नज़दीक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इनके अवयवी कण एक दूसरे की क्लोज पैकिंग के निकटतम उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से सटे होते हैं, और इनके मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है ठोसों में, इस प्रकार से। तो काफ़ी कम्पैक्ट क्लोज पैकिंग होती है। इसका घनत्व द्रव व गैसों से अधिक होता है, ये भी विशेषता है। इसमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती, यानी गैसों की तरह ये तेज़ी से फैल नहीं सकते, यह भी अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ही है। और अवयवी कणों का एक दूसरे के कम्पैक्ट होने के परिणाम है। ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे गलनांक कहते हैं। सभी ठोस इनको जब हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था प्राप्त करता है गलनांक बिंदु कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं ठोसों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। जिक्र करते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, डिफिनेशन देखते हैं इसका। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है क्रिस्टलीय ठोसों को। डिफाइन परिभाषित करते हैं, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है। जानिएगा, एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है। इनकी व्यवस्था, इनके अवयवी अणु परमाणु आयनों की जो डायमेंशन, जो व्यवस्था होती है, ये निश्चित होती है और नियमित होती है। एक निश्चित पैटर्न में और नियमित पैटर्न में जुड़े होते हैं। तो फिर से सुनिए परिभाषा, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, Fe, Au, आपका कॉपर है, क्वार्टज है, आपका Ag है। ये सभी एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलीय ठोस के। इनके भी कुछ विशेषताएं हैं क्रिस्टलीय ठोसों के भी। क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है, जैसे पहले डिफिनेशन से पता चल चुका है। इसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े होते हैं। एक निश्चित व्यवस्था का मतलब होता है इसमें 3 डायमेंशन होता है, 3 विमाएँ होती हैं। ये 3 डायमेंशनल होता है, इसे एक निश्चित पैटर्न होता है, एक्स वाई जेड। इसी डायमेंशन में एक निश्चित रूप से निश्चित आकृति में जुड़े होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाता है, ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। एक निश्चित ताप पर ठोस से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि इनका सभी दिशाओं में भौतिक गुण कैसा होता है? समान होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा, अवयवी कणों की दीर्घ परासारी व्यवस्था होती है।
अणु परमाणु या अणुओं की दीर्घ प्रसारी व्यवस्था के अंतर्गत ये जुड़े होते हैं। तो अगला देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जिक्र करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित ठोस कहते हैं। अतिशीतित ठोस, जैसे अब पहले पढ़ लिए हैं क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं, उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित ठोस कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं कि अतिशीतित ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अणु परमाणु या आयन की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती। ध्यान सुनिए कि जिसमें अवयवी कणों में अणु परमाणु आयन की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका रबर, कांच, प्लास्टिक, स्टार्च, मोम, बटर आदि। कांच के सदृश है मोम, बटर आदि। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी कौन कौन सी अक्रिस्टलीय ठोसों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। एक निश्चित ताप के रेंज में पिघल जाते हैं। ये निश्चित ताप के रेंज में पिघल जाते हैं। अवयवी कणों की लघु प्रासारी व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की लघु प्रासारी व्यवस्था होती है। ये ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक, ये ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें अतिशीतित ठोस कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अगला आपका है, अगला टॉपिक छोटा सा होगा आपका क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक, इसमें विषमदैशिक का मतलब होता है विषमदैशिक। इसमें इसका जो डायमेंशन होगा इस सभी दिशाओं में इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। एक्स वाई जेड सभी दिशाओं में विषमदैशिक, एक्स वाई जेड सभी दिशाओं में इसके जो विषमदैशिक प्रकृति है, सभी दिशाओं में एक्स वाई जेड इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है? व्हाट इज क्रिस्टल जालक? तो डेफिनेशन का देखिए, एक्स वाई जेड तीन अक्षों पर अवयवी कणों की व्यवस्थित, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर, एक्स वाई जेड मतलब ये है, ये डायमेंशन है इसका, त्रिविमीय इसका डायरेक्शन है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। एक्स वाई जेड तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। एक छोटे से बिंदु से, ऐसे बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, इसे जालक बिंदु कहते हैं। तो जानते हैं आप पहले से ही। अगला है एकक कोष्ठिका या एकक सेल। तो डेफिनेशन फेमस है। यूनिट सेल किसे कहते हैं? यहाँ से स्टार्ट होता है आपका थोड़ा टॉपिक है एकक कोष्ठिका या एकक सेल। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जो पूर्ण जालक के पैटर्न का निर्धारण करता है। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जो पूर्ण जालक के पैटर्न का निर्धारण करता है, उसे एकक सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश का मतलब होता है छोटी से छोटी इकाई, जिसे समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका या एकक सेल कहलाता है। एकक कोष्ठिका ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है? जब अणु परमाणु या आयन या अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित होता है, सिर्फ घन के कोनों पर उपस्थित होता है, जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। मतलब प्रत्येक कोनों पर 8 और स्पर्श करता है इसका 1/8 भाग, टोटल संख्या आ जाती है 1। उसे कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ये आपका सरल घन एकक कोष्ठिका। इसमें 8 कोने हैं, ये 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक 8 कॉर्नर का 1/8 भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो इसको यूनिट सेल या सरल घन एकक सेल कहते हैं। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है।
यह केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। काय केंद्रित घनीय एकक सेल BCC, FCC और ECU अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, BCC, FCC और अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल, यानी काय केंद्रित घनीय एकक सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल। तो इसमें आ गया BCC काय केंद्रित घनीय एकक सेल। BCC क्या होता है? जब अवयवी कण कोनों के साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, ये आपका BCC है। जब अवयवी कण, ये कोणित हुई है आपका 4 नीचे 4 ऊपर 8, 4 4 8 के अतिरिक्त एक बीच में उपस्थित है, बीच यहाँ पे। तो जब अवयवी कण कोनों के साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, बीच में जो केंद्र है, केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, इसमें प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 8 कोनों के स्पर्श करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर 4 नीचे 8 कोने, और इसका 1/8 भाग स्पर्श करता है और प्लस 1 बीच में है, सेंटर में, तो बराबर हो गया 2। तो इसमें कुल कोनों की संख्या होती है 2। तो दूसरा आपका है FCC फलक केंद्रित एकक सेल। यहाँ पे दूसरा आपका है फलक केंद्रित घनीय एकक सेल FCC, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ फलक पर भी उपस्थित होता है। फलक, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ फलक पर भी उपस्थित होता है। इसमें प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या 8, यानी ये 8 कोने हैं इसके, और इसके फलकों में प्रत्येक फलक में उपस्थित होता है। तो 8 हो गया, 8 कोने का 1/8 भाग प्लस 1/2 6 फलक हो गए। टोटल इसमें संख्या हो जाएगी, अवयवी कणों की कुल संख्या हो जाएगी 4। तो FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 4। BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। और एक तीसरा हेडिंग आपका है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में इसमें अवयवी कण कोनों के साथ किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होता है। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ किन्हीं 2